नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। आपके साथ मैं हूं रचना। शुरुआत करेंगे सुपरफास्ट 100 की। नमस्कार, मैं हूं राशिद। करेंगे बड़ी खबर से शुरुआत। रायबरेली में अपनी मां सोनिया गांधी के चुनाव प्रचार में पहुंची प्रियंका गांधी ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने नुक्कड़ सभा में कहा कि उनके परिवार और पति को जलील किया जाता है, जिससे काफी दुख होता है। बहुत बातें होती हैं, कठोर बातें, मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका गांधी ने आगे ये भी कहा कि उन्हें जितना जलील किया जाएगा वो उतनी ही मजबूत होंगी। प्रियंका ने कहा कि ये सब उन्होंने अपनी दादी इंदिरा गांधी से सीखा है। जलील करते हैं उतना मजबूत बनता है, जितना गिराने की कोशिश करते हैं उतनी मजबूती से उठते हैं। ये सीखा मैंने इंदिरा जी से, और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। प्रियंका ने अपनी मां सोनिया गांधी पर निशाना साधने वालों पर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि इस देश में पैदा नहीं होने के बावजूद भारत ने सोनिया गांधी को स्वीकार किया, लेकिन कुछ लोग अनाप शनाप बोलते हैं। इस देश ने मेरी मां को अपनाया, वो यहाँ पैदा नहीं हुई थी, आपने उनको अपनाया, अपना बनाया, ये इस देश की पहचान है। रायबरेली में प्रियंका गांधी ने सवाल उठाए कि आखिर इस चुनाव में कैसी राजनीति हो रही है। उन्होंने कहा कि कठोर भाषण दिए जाते हैं, लेकिन जनता के मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया जाता। कैसी राजनीति चल रही है, कैसा चुनाव है, कठोर भाषा, देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन बातों के बजाय फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। प्रियंका गांधी ने यह भी कहा कि विकास के मुद्दे को परे रखकर चुनावी भाषणों में जहर घोला जा रहा है और लोगों के दरमियान दीवार खड़ी करने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन पर्चा भरा। आजमगढ़ के अलावा मुलायम मैनपुरी की पारंपरिक सीट से भी चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम इस सीट से पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं। मुलायम सिंह के प्रतिद्वंदी रमाकांत यादव ने भी आजमगढ़ से लोकसभा चुनाव के लिए नामांकन किया। रमाकांत यादव आजमगढ़ से बीजेपी के उम्मीदवार हैं। बीजेपी के पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी के प्रस्तावकों की लिस्ट फाइनल हो गई है। वाराणसी में उनके नामांकन के दौरान छन्नूलाल मिश्र, गिरिधर मालवीय के अलावा नाहिद आब्दी और नूर फातिमा प्रस्तावक के तौर पर मौजूद रहेंगे। बीजेपी नेताओं के गैर जिम्मेदाराना बयान पर पहली बार नरेंद्र मोदी ने नाराजगी जताई है। उन्होंने ट्वीट करके कहा कि ऐसे बयान को मैं खारिज करता हूं और ऐसे बयान देकर विकास और सुशासन के मुद्दे को भटकाने की कोशिश नहीं होनी चाहिए। मोदी के ट्वीट को कांग्रेस ने घड़ियाली आंसू करार दिया है। पार्टी प्रवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि मोदी ने आखिर गैर जिम्मेदाराना बयान देने वालों को पार्टी से क्यों नहीं निकलवाया। मोदी ने इनको निष्कासित किया है क्या? गिरिराज का टिकट हटाया गया है क्या? उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। मोदी भले ही गैर जिम्मेदाराना बयान देने से बचने को कह रहे हो, लेकिन कल मुंबई में उनकी मौजूदगी में शिवसेना नेता रामदास कदम ने एक समुदाय विशेष को लेकर विवादित बयान दिया। कदम ने कहा कि मोदी सरकार आने पर सभी को देख लिया जाएगा। मोदी के सामने ही शिवसेना नेता रामदास कदम ने कहा कि एक समुदाय के लोग पुलिस के साथ झड़प करते हैं और पुलिस की गाड़ियां जलाते हैं। जब नरेंद्र मोदी की सरकार आएगी तो ऐसे लोगों का मोदी बंदोबस्त कर देंगे। उधर विवादित बयान देने वाले बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने मोदी के ट्वीट पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। उन्होंने झारखंड की रैली में मोदी विरोधियों को पाकिस्तान परस्त करार दिया था। ऐसे बयानों से बचना चाहिए नेताओं, खासकर आप उनके बहुत ही करीब हैं। सारी चीज सार्वजनिक है, उस पर कोई बात कहने की जरूरत नहीं। सारी चीज सार्वजनिक है, मैं उस पर कोई बात नहीं करता। यही नहीं, गिरिराज सिंह अपने बयान पर अब भी कायम है। वो कह रहे हैं कि उन्होंने कोई सीमा नहीं लांघी थी। उधर गिरिराज के खिलाफ दूसरी एफआईआर भी दर्ज की गई है। गिरिराज ने झारखंड के देवघर और बोकारो में विवादित बयान दिया था। देवघर के मोहनपुर थाने में पहले ही उन पर केस दर्ज हो चुका था और अब बोकारो के हरला थाने में भी उनके खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया। गुजरात में एक समुदाय विशेष के खिलाफ भड़काऊ भाषण देने के चलते विश्व हिंदू परिषद के नेता प्रवीण तोगड़िया के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। भावनगर पुलिस ने उनके भाषण की जांच भी शुरू कर दी है। इधर तोगड़िया के बयान को लेकर चुनाव आयोग ने भी संज्ञान लिया है और भावनगर के कलेक्टर से उनके बयान के टेप मांगे गए हैं। कांग्रेस ने भी तोगड़िया की शिकायत चुनाव आयोग से की है और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग की।
उधर प्रवीण तोगड़िया ने अपने बयान पर सफाई दी है। तोगड़िया ने कहा कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। साथ ही तोगड़िया ने यह भी कहा कि उन्होंने लोगों को सिर्फ कानून की मदद लेने की सलाह दी थी। मोदी पर विवादित बयान देने के चलते केंद्रीय मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता बेनी प्रसाद वर्मा के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। कानपुर में बेनी ने मोदी पर आपत्तिजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर मामला दर्ज करवाया गया। बीजेपी ने चुनाव आयोग में भी बेनी प्रसाद वर्मा की शिकायत की है। बीजेपी ने अपनी शिकायत में कहा है कि बेनी ने मोदी के खिलाफ झूठी और आपत्तिजनक बातें कही हैं। बीजेपी अब तक 4 बार बेनी की चुनाव आयोग में शिकायत कर चुकी है। कांग्रेस नेता शोभा ओझा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। शोभा ओझा ने कहा कि बीजेपी में रावण की तरह कई चेहरे हैं। देखिए, ये तो भारतीय जनता पार्टी रावण जैसे कई चेहरे हैं इसके, और हर चेहरा एक अलग भाषा बोलता है। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने इंडिया न्यूज से खास बातचीत में देश में मोदी की लहर होने से इनकार किया। मुझे बिल्कुल लगती नहीं। जिसने उसे एड्रेस किया, मोदी की लहर है मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया में। शरद पवार ने सभी अटकलों को खारिज करते हुए साफ किया कि उनका गठबंधन कांग्रेस के साथ ही बना रहेगा। हम कांग्रेस के साथ है, चुनाव साथ ले, पिछले 15 साल से महाराष्ट्र में हम कांग्रेस के साथ हैं, नेशनल लेवल पर 10 साल हम कांग्रेस के साथ हैं, और इस समय हम दोनों ने मिलकर चुनाव कॉन्टेस्ट किया, हम उनके साथ ही रहेंगे। एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार ने एमएलएस प्रमुख राज ठाकरे की तारीफ की। पवार ने राज ठाकरे को संघर्षशील नेता बताया। कोई आदमी जीरो से, स्क्रैच से कोई संगठन खड़े करने के लिए कोशिश करता है और उसको रिस्पांस मिलता है, तो ये बात सच है कि भाई मेहनत करके कुछ उन्होंने कुछ खड़ा किया तो ये एक्सेप्ट करना ही होगा। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए गए इंटरव्यू में बीजेपी के पीएम कैंडिडेट नरेंद्र मोदी ने दावा किया है कि एनडीए को बहुमत मिलेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस का सफाया तय है और उसे 100 सीटें मिलना भी मुश्किल है। मोदी ने इस इंटरव्यू में ये भी कहा कि पीएम का इंसान के तौर पर सम्मान करते हैं और अगर उन्हें काम करने की आजादी मिलती तो वो अच्छा काम कर सकते थे। उन्होंने कहा कि नरसिम्हा राव सरकार में वित्त मंत्री के तौर पर उन्होंने अच्छा काम किया। मोदी ने कहा कि देश में रोजगार और नौकरी बढ़ाने के लिए एफडीआई जरूरी है। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स को दिए इंटरव्यू में मोदी ने कहा कि रिटेल में एफडीआई को लेकर उनकी पार्टी का रुख जग जाहिर है। अमेरिका के साथ संबंधों में तल्खी पर मोदी ने कहा कि ये कुछ लोगों की कोरी कंसा भर है। मोदी ने कहा कि पिछले वाइब्रेंट गुजरात में 100 से ज्यादा देशों के लोग शामिल हुए। हालांकि अमेरिका जाने के सवाल पर मोदी ने सीधे कुछ नहीं कहा। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव ने इंडिया न्यूज से अपने चुनाव एजेंडे पर खुलकर बात की। इंडिया न्यूज की कार्यकारी संपादक शीतल राजपूत से बातचीत में अमित शाह ने कहा कि यूपी में 2 चरणों के हुए चुनाव में बीजेपी को 21 में से 18 सीटें मिलेंगी। उत्तर प्रदेश में 2 चरण में 21 सीटों का मतदान हुआ है और मैं मानता हूं, मेरा विश्वास है कि 21 में से 18 सीट बीजेपी जीतेगी। चुनावी नतीजों के बारे में जब अमित शाह से सवाल पूछा गया तो उन्होंने पार्टी को बहुमत मिलने का भरोसा जताया। शाह ने कहा कि यूपी में बेहतर प्रदर्शन की बदौलत बीजेपी 272 से ज्यादा सीटें जीतेगी। अगर उत्तर प्रदेश में हम ठीक प्रदर्शन करते हैं, बढ़िया प्रदर्शन करते हैं, तो हम 272 के आंकड़े को पार कर सकते हैं। हमारी कार्यकारी संवाददाता शीतल राजपूत से बात करते हुए अमित शाह ने एनडीए की सरकार बनने का दावा किया। अमित शाह ने दावे के साथ कहा कि बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और नरेंद्र मोदी पीएम होंगे। भाजपा के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बनेगी और मोदी जी इसके प्रधानमंत्री बनेंगे, इसमें अब कहीं दो राय नहीं दिख रही है। अमित शाह ने जयललिता के समर्थन को लेकर पूछे गए सवाल में कहा कि जनादेश के सम्मान में ये सभी पार्टियां समर्थन देने के लिए तैयार रहेंगी। जयललिता और ममता बनर्जी दोनों ही पावरफुल नेता हैं और दोनों ने ही काफी कड़े शब्द इस्तेमाल किए हैं नरेंद्र मोदी के लिए। इन्हें कोई फीलर्स दिए गए हैं या इनसे किसी तरह के अलायंस का विचार है या आगे चुनाव के बाद? मैं मानता हूं अगर कभी भी जरूरत पड़ेगी तो बाकी सभी पार्टियां मदद करने के लिए तैयार रहेगी। जम्मू कश्मीर के अलगाववादी नेता सैयद अली शाह गिलानी के मोदी को लेकर दिए बयान पर अमित शाह भड़क गए। गिलानी ने कहा था कि मोदी ने उनके पास 2 दूत भेजे थे। अमित शाह ने गिलानी के बयान को खारिज करते हुए कहा कि गिलानी सरासर झूठ बोल रहे हैं। वो सरासर झूठ बोल रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की ओर से, मोदी जी की ओर से तो सवाल ही नहीं है, मगर भारतीय जनता पार्टी की ओर से भी कोई दूत भेजा नहीं गया।
पाकिस्तान से रिश्तों को लेकर अमित शाह ने कहा कि पाकिस्तान से उनके रिश्ते अच्छे रहेंगे, लेकिन सीमा पर सुरक्षा को लेकर समझौता नहीं होगा। देश की विदेश नीति की सरकारें बदलने से बदलती नहीं है। इसका आत्मा जो है भारत की रक्षा और भारत के सम्मान के साथ जुड़ा रहेगा। इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा, मगर किसी और की प्रताड़ना करना ये भारतीय जनता पार्टी की नीति नहीं है। नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस के लगातार हो रहे जुबानी हमले को लेकर अमित शाह ने चुटकी ली। शाह ने इंडिया न्यूज से कहा कि कांग्रेस के नेताओं के पास कोई सोच है ही नहीं। मुझे तो कई बार देखकर हंसी आती है। कोई सोच समझकर ज्यादा बोलते होंगे ऐसा मुझे नहीं लगता, न कोई रणनीति लगती है। अपने आप हर व्यक्ति कांग्रेस बनकर बोलता रहता है। अमित शाह ने पूछा गया कि नरेंद्र मोदी वाराणसी और वडोदरा दोनों सीटें जीत जाते हैं तो बाद में कौन सी सीट छोड़ेंगे। उन्होंने कहा कि इसका फैसला पार्टी करेगी। मोदी 542 सीटों के लिए काम करने वाले व्यक्ति है। उनकी नीति भी यही है, पूरे देश का विकास हो, सब लोगों का विकास हो, और पार्टी तय करेगी कि मोदी कौन सी सीट छोड़ेंगे। उधर गुजरात कैबिनेट में राजस्व मंत्री आनंदीबेन पटेल की माने तो मोदी को प्रधानमंत्री बनने से कोई नहीं रोक सकता। इंडिया न्यूज की एडिटर न्यूज आंचल आनंद से बातचीत में आनंदीबेन पटेल ने कहा कि मोदी पूरी तरह से 7 RCR में जाने को तैयार है। मोदी जी ने 7 RCR के लिए बैग पैक कर लिए हैं या नहीं किया? कर दिया है, बिल्कुल बैग पैक कर लिया, ये आप कह रही हैं। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के मुखिया राज ठाकरे ने कहा कि बीजेपी में नरेंद्र मोदी से बड़ा कोई नेता नहीं है। इंडिया न्यूज को दिए गए खास इंटरव्यू में राज ठाकरे ने कहा बीजेपी भी ऐसा ही मानती है, तभी प्रचार में मोदी ही मोदी दिखते हैं। राज ठाकरे ने यह भी कहा कि सत्ता में आते ही मोदी को सबसे पहले बिहार और यूपी पर ध्यान देना चाहिए ताकि वहां से लोग महाराष्ट्र न आए। इंडिया न्यूज को दिए गए इंटरव्यू में एमएनएस सुप्रीमो राज ठाकरे ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को काबिल बताया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस के दिल्ली दफ्तर में पीएम की कोई तस्वीर नहीं है। छठे चरण का चुनाव प्रचार आज शाम थम जाएगा। इस चरण में 12 राज्यों की 117 सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होना है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने राजस्थान के अलवर में रोड शो किया। राहुल के रोड शो में खासी भीड़ देखने को मिली। राहुल गांधी खुली गाड़ी में बैठकर लोगों से रूबरू हुए। रोड शो के दौरान राहुल गांधी के साथ पार्टी उम्मीदवार जितेंद्र सिंह भी गाड़ी में बैठे थे। राहुल गांधी ने उनके लिए लोगों से वोट मांगे। राजस्थान में अलवर समेत 5 लोकसभा सीटों पर 24 अप्रैल को मतदान होना है। महाराष्ट्र के धुले में रैली को संबोधित करते हुए नरेंद्र मोदी ने कृषि मंत्री शरद पवार पर निशाना साधा। मोदी ने कहा कि आत्महत्या करने वाले किसानों की संख्या देश में शहीदों की संख्या से ज्यादा है। कृषि मंत्री को शर्म करनी चाहिए कि वो महाराष्ट्र से हैं। कल मुंबई की रैली में बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी को निशाने पर लिया। मोदी ने कहा कि राहुल कहते हैं कि कांग्रेस एक सोच है, लेकिन मैं कहता हूं कि कांग्रेस तो सोच में पड़ गई है। मोदी ने राहुल गांधी पर जमकर तंज भी कसा। उन्होंने कहा कि हमारे देश के लिए ये देश मदरलैंड यानी कि मातृभूमि है, जबकि राहुल गांधी के लिए ये मदर्स लैंड यानी कि मां की जमीन है। मुंबई की रैली में मोदी ने राहुल और सोनिया गांधी पर भी निशाना साधा। मोदी ने कहा कि देश को मां बेटे की ऑक्सीजन वाली सरकार या फिर रिमोट वाली सरकार नहीं चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस लोगों के सपने पूरे नहीं कर सकती। मुंबई की रैली में कल मोदी ने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह का भी उपहास उड़ाया। उन्होंने कहा कि पीएम 10 साल में तय नहीं कर पाए कि वो हंसे या रोए। मोदी ने यह भी कहा कि हालत यह है कि पीएमओ को ये कहना पड़ा कि 10 साल में पीएम 1100 बार बोले। कल मुंबई की रैली में मोदी के साथ शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे भी मौजूद थे। उन्होंने भी कांग्रेस को निशाने पर लिया। उद्धव ने कहा कि कांग्रेस सांप्रदायिकता को रोना रोती है, लेकिन इमाम बुखारी से मुस्लिम वोट की भीख मांगती है। यूपी के मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कल मुंबई में रैली की। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार फरहान आजमी के लिए उन्होंने वोट मांगे। अखिलेश ने कहा मुंबई में हमारी पार्टी वोट काटने के लिए खड़ी नहीं है। फिल्म जगत से राजनीति के मैदान में उतरी राखी सावंत ने मुंबई में बाइक रैली की। राखी के साथ करीब 400 बाइकर्स रैली में शामिल हुए। मुंबई में 24 अप्रैल को मतदान होना है। लोकसभा चुनाव में बॉलीवुड भी बटा हुआ नजर आ रहा है। मुंबई में कई सितारे आम आदमी पार्टी के समर्थन में अपील करते हुए नजर आए। रणवीर शौरी, राज जुच्ची, विद्या मालवाड़े, निर्देशक अनुभव सिन्हा जैसे बॉलीवुड के कई हस्तियां आपके लिए अपील करते हुए नजर आए। फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा ने मथुरा आकर जयंत चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। यूपी की हस्तियां आपके लिए अपील करते हुए नजर आए।
फिल्म अभिनेत्री और रामपुर से आरएलडी उम्मीदवार जयाप्रदा ने मथुरा आकर जयंत चौधरी के पक्ष में प्रचार किया। यूपी के कन्नौज में समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो मुलायम सिंह यादव ने कल अपनी बहू रिंपल यादव के लिए चुनाव प्रचार किया। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि मोदी दावा करते हैं कि संसद में कोई अपराधी नहीं आने देंगे, लेकिन उनकी ही पार्टी में कई दागी और भ्रष्ट नेता हैं। बीजेपी उम्मीदवार शहनवाज हुसैन ने भागलपुर में रोड शो किया। रोड शो के दौरान शहनवाज हुसैन खुली गाड़ी में बैठे थे। शहनवाज अपने लोकसभा क्षेत्र से लोगों से रूबरू हुए और कमल का बटन दबाने की अपील की। पश्चिम बंगाल के आसनसोल से बीजेपी उम्मीदवार और मशहूर गायक बाबुल सुप्रियो ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। बाबुल सुप्रियो पर चुनाव प्रचार के दौरान नेशनल हाईवे ब्लॉक करने का आरोप है। आज जौनपुर से कांग्रेस उम्मीदवार और फिल्म अभिनेता रवि किशन का नामांकन है। नामांकन से पहले रवि किशन ने वाराणसी जाकर बाबा विश्वनाथ के मंदिर में पूजा अर्चना की। कौमी एकता दल के नेता मुख्तार अंसारी मऊ के घोसी संसदीय क्षेत्र के लिए नामांकन आज भरेंगे। पहले वो वाराणसी में नरेंद्र मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ने की बात कह रहे थे, लेकिन बाद में फैसला बदल दिया था। कल बीजेपी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने लखनऊ में चुनाव प्रचार किया। यहां उन्होंने एक जनसभा को भी संबोधित किया। मध्य प्रदेश के रायसेन में शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी का प्रचार किया। लोगों को संबोधित करते हुए शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के लिए वोट मांगे। नैनीताल उधम सिंह नगर लोकसभा सीट से बीजेपी के उम्मीदवार भगत सिंह कोश्यारी ने हल्द्वानी में रोड शो किया। समाजवादी पार्टी सरकार में कैबिनेट मंत्री आजम खान ने एक बार फिर चुनाव आयोग पर निशाना साधा। आजम ने कहा कि मेरे बयान को गलत अर्थ में लिया गया और इलेक्शन कमीशन बुरी तरह से मेरे पीछे पड़ा है। मथुरा से बीजेपी उम्मीदवार और अभिनेत्री हेमा मालिनी के खिलाफ आपत्तिजनक पैम्पलेट इलाके में बंटवाने का मामला सामने आया है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 2 अलग अलग हमलों में संदिग्ध आतंकियों ने सरपंच समेत 3 लोगों की हत्या कर दी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने पुलवामा में हुई हत्या की निंदा की। ट्विटर पर उन्होंने लिखा कि पुलवामा में हुई 3 लोगों की हत्या की मैं निंदा करता हूं। आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग केस में सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई की ओर से सुझाए गए 3 सदस्यीय जांच पैनल को खारिज कर दिया है। बीसीसीआई की ओर से स्पॉट फिक्सिंग की जांच के लिए सुझाए गए जांच पैनल पर आपत्ति जताते हुए क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार के प्रमुख आदित्य वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सारा प्रमुख ने सुब्रत रॉय की रिहाई के लिए सुप्रीम कोर्ट में कल एक नया प्रस्ताव रखा। सहारा ने कहा है कि वो 25 अप्रैल तक 3,000 करोड़ रुपए देने को तैयार हैं। इसके बाद 30 मई तक 2,000 करोड़ और 20 जून तक 5,000 करोड़ की बैंक गारंटी दे देंगे। सहारा ने उनके सीज अकाउंट चालू करने और सुब्रत रॉय की जल्द ही रिहाई की मांग की है। निवेशकों के 20,000 करोड़ नहीं लौटाने के मामले में सुब्रत रॉय 4 मार्च से दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद है। 2G स्पेक्ट्रम घोटाले के आरोपी पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा के बयान की रिकॉर्डिंग की तारीख तय हो गई है। दिल्ली हाईकोर्ट में 5 मई को ए राजा अपना बयान दर्ज कराएंगे। दिल्ली में नर्सिंग एडमिशन मामले में जल्द सुनवाई के लिए दाखिल अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है। कल का मैगजीन के पूर्व संपादक तरुण तेजपाल की जमानत अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने गोवा पुलिस को नोटिस भेजा है। 1993 के मुंबई बम ब्लास्ट में अबू सलेम पर आपराधिक साजिश का केस चलता रहेगा। सलेम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया। कल हिरण के शिकार मामले में जोधपुर कोर्ट में सुनवाई हुई। सुनवाई में गवाह वनकर्मी भंवर लाल से सलमान खान के वकील की जिरह अधूरी रही। शेयर बाजार मजबूती के साथ कारोबार कर रहा है। शुरुआती कारोबार में आज सेंसेक्स ने 22,812 और निफ्टी ने 6,827 अंकों के नए स्तर को छुआ। शुरुआती कारोबार में डॉलर के मुकाबले रुपए में गिरावट देखी गई। रुपया 21 पैसे गिरकर एक महीने के सबसे निचले स्तर 60.80 पर पहुंच गया। नोएडा सेक्टर 122 में एक टेंट हाउस में भीषण आग लग गई। आग से टेंट हाउस में काफी नुकसान हुआ। दिल्ली के उत्तम नगर थाने की पुलिस पर एक युवक और उसकी मां के साथ मारपीट और बदसलूकी करने का आरोप लगा है। युवक का आरोप है कि पुलिसकर्मियों ने न सिर्फ उसके साथ मारपीट की और गाली गलौज की, बल्कि उसे बचाने आई उसकी मां के साथ भी बदसलूकी की गई। दिल्ली के रोहिणी इलाके में एक महिला ने अपने ससुराल वालों पर उसे घर में कैद करने का आरोप लगाया। महिला का आरोप है कि सोमवार की शाम उसे घर में कैद कर दिया गया। महिला की शादी साल 2000 में हुई थी। उसके 2 बच्चे भी हैं। महिला के मुताबिक शादी के बाद से ही ससुराल वाले उसे दहेज के लिए लगातार परेशान करते रहे।
दिल्ली के मॉडल टाउन इलाके में चोरों ने एक मकान की तीसरी मंजिल पर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने डेयरी मालिक के घर से करीब 50 लाख की ज्वेलरी और कैश पर हाथ साफ कर दिया। दक्षिणी दिल्ली के गोविंदपुरी इलाके में सिलेंडर से गैस रिसाव के बाद हुए धमाके ने अफरा तफरी मचा दी। देखते ही देखते 5 सिलेंडर में ब्लास्ट हुआ। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में नाबालिग से गैंगरेप मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आईपीएल में आज किंग्स 11 पंजाब का मुकाबला सनराइजर्स हैदराबाद से होगा। सोमवार को आईपीएल 7 के 8वें मैच में चेन्नई सुपर किंग्स ने दिल्ली डेयरडेविल्स को 93 रनों से करारी शिकस्त दी। आईपीएल सीजन 7 में चेन्नई सुपर किंग्स को बहुत बड़ा झटका लगा है। चेन्नई सुपर किंग्स के ऑलराउंडर ड्वेन ब्रावो बाएं कंधे में चोट की वजह से पूरे टूर्नामेंट से बाहर हो गए। हॉकी इंडिया ने पूर्व सीनियर कोच हरेंद्र सिंह को भारतीय जूनियर पुरुष टीम का कोच बनाया है। हरेंद्र सिंह साल 2016 के विश्व कप तक कोच पद पर रहेंगे। इस साल इंडियन बैडमिंटन लीग नहीं होगा। भारतीय बैडमिंटन संघ ने सितंबर-अक्टूबर में होने वाले आईबीएल के दूसरे एडिशन को स्थगित कर दिया। बैडमिंटन खिलाड़ी साइना नेहवाल एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप में हिस्सा नहीं लेंगी। इंडियन स्क्वॉश प्लेयर जोशना चिनप्पा ने रिचमंड ओपन टूर्नामेंट जीत लिया है। उन्होंने विश्व की नंबर 1 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलिया की रशेल ग्रिनहम को सीधे गेम में मात देकर खिताब जीता। मुंबई में आतंकी हमले के मास्टरमाइंड लश्कर चीफ के हाफिज सईद ने नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। हाफिज सईद ने ट्वीट करके कहा है, मैं चाहता हूं नरेंद्र मोदी सुने, हिंदू पाकिस्तान में सुरक्षित है लेकिन मुस्लिम गुजरात में सुरक्षित नहीं है। इराक में आत्मघाती बम धमाकों में 19 लोगों की मौत हो गई जबकि 36 लोग घायल हो गए। हमला सुवायरा कस्बे में हुआ। सऊदी अरब के रिदवान में एक सड़क हादसे में 5 भारतीयों की मौत हो गई। हादसा उस वक्त हुआ जब एक्सप्रेस वे पर तेज रफ्तार गाड़ी अचानक पलट गई। दक्षिण कोरिया के जिंदो में हुए नाव हादसे में मरने वालों की संख्या 87 हो गई है। फिल्म अभिनेत्री रानी मुखर्जी ने शादी रचा ली है। उन्होंने अपने प्रेमी और फिल्म मेकर आदित्य चोपड़ा के साथ 7 फेरे लिए। रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा की शादी बेहद गुपचुप तरीके से हुई। इटली में हुई शादी समारोह में रानी और आदित्य चोपड़ा के परिवार के चंद लोग और करीबी दोस्त ही मौजूद थे। रानी ने शादी के बाद बयान जारी किया है। रानी ने कहा, मेरे फैंस इस दिन का इंतजार कर रहे थे। इटली में बहुत ही शानदार शादी हुई। अपनी आने वाली फिल्म हॉलीडे के प्रमोशन के लिए अक्षय कुमार और सोनाक्षी सिन्हा रियलिटी शो डांस इंडिया डांस के सेट पर पहुंचे। और हिमेश रेशमिया और यो-यो हनी सिंह की अपकमिंग फिल्म द एक्सपोज का नया गाना रिलीज किया गया है। समझ न पाया कोई राज, वो धड़कता है दिल में हर रोज।